दोस्तों, हमारे समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव आज भी खत्म नहीं हुआ है। भारत की शिक्षा प्रणाली, भारत के कानून इस चीज़ को रोकने में फैल रहे हैं। आज की जो पहली न्यूज़ है, हम नॉर्थ ईस्ट से देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा भेदभाव देखा गया है पेंडेमिक के दौरान। इसके बाद जो न्यूज़ है स्पुतनिक 5 से है। रसिया की एक वैक्सीन है जिसे इमरजेंसी उपयोग के लिए अप्रूव मिल गया है। ठीक है। तो रसिया की जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5, उसको इमरजेंसी यूज़ के लिए इंडिया ने अलाउ कर दिया है। इसकी यदि हम डिज़ाइन की बात करें ना, तो इसकी डिज़ाइन एस्ट्राजेनिका और कोविशील्ड के समान ही है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली ये बात है कि इसको प्रॉपर कंट्रोल ट्रायल के बिना ही अप्रूवल दे दिया गया है। ठीक है। अप्रूवल देने से पहले इसके जो ट्रायल की रिजल्ट है ना, वो लैंसेट है, लांसेट जो पत्रिका है ना उस पर पब्लिश किया गया था। तो बताया गया था कि 91.6% इसकी एफिकेसी, इसकी कहना चाहिए एफिकेसी है। लेकिन इंडिया में तो इसका प्रॉपर कंट्रोल ट्रायल नहीं हुआ है ना। खाली जो लैंसेट में इसकी जो क्षमता दिखाई गई है उसी के आधार पर इसको अप्रूवल दे दिया गया है। देखो, इंडिया से पहले ना इसको अप्रूवल मिल गया था लगभग 59 कंट्रीज़ में वर्ल्ड में। अब यदि हम बात करें कि ये नया जो वेरिएंट अभी चल रहा है उसको किस हद तक ख़त्म कर सकती है, तो इसका अभी कोई भी डेफिनेट स्टडी सामने नहीं आई है। चिंता की बात ये भी है। अब यदि इसके रख रखाव की बात करें तो वाटर का जो फ्रोजन सॉल्यूशन है उसमें -18 डिग्री में इसको रखना पड़ेगा। ठीक है। और यदि इसे हम फ्रीज ड्राइड पाउडर में रखते हैं तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है चुनाव आयोग से संबंधित है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बैन कर दिया है। इन्होंने वॉयलेट किया था वॉयलेशन ऑफ पोल कोड का। ठीक है। तो हम निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। संविधान में इसका उल्लेख भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में दिया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और एक परमानेंट संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका उल्लेख है। ठीक है। इसके गठन में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य निर्वाचन आयुक्त रहते हैं। इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और यह इसके कार्यकाल की हम बात करें तो 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। ये है मुख्य चुनाव आयुक्त का। लेकिन जो अन्य चुनाव आयुक्त रहते हैं उनका 6 साल का ही रहता है, लेकिन उनकी जो एज है उसको कम कर दी गई है 62 साल तक। ये हमको ध्यान रखना है, सबसे मेन बात है। ठीक है। और इसमें ये बताया गया है कि इनको वेतन या फिर भत्ता कितना मिलता है। तो 90,000 रुपया मासिक। किनके बराबर? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश रहते हैं ना उन्हीं के बराबर। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम पहली न्यूज़ के साथ में, जिसमें बताया गया है नॉर्थ ईस्ट के जो सिटीजन्स हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पक्षपात का सामना किया, भेदभाव का सामना किया पेंडेमिक के दौरान में, कोविड-19 के दौरान में। ठीक है। अब आप सोचिए, आप यदि नॉर्थ में रहते हैं और आपका थोड़ा बहुत चेहरा मिलता जुलता है चाइना की जैसा, तो लोग यदि आपको कहने लगें कि आप चाइना से आए हो और यहाँ पर कोविड-19 फैला रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? ये सारी बातें तक हुई हैं, लोगों ने इनका तक सामना किया है। तो ये जो स्टडी है किसकी सहायता से कमीशन की गई थी? काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ICSSR की सहायता से ये स्टडी सामने आई है। इसमें ये बात बताई गई है कि 78% ऐसे लोग, ठीक है,
तो 78% लोगों ने फिजिकल उनका जो रूप रंग रहता है ना, इसके चक्कर में पूर्वाग्रह का सामना किया। मतलब लोगों ने एक धारणा बना ली और उसी धारणा पर लोग लगे रहे कि नहीं, इन्होंने ही ये कोविड-19 फैलाया है, हमको भी फैला रहा है। तो इस स्टडी में ये बताया गया है कि लोगों ने अनुभव किया है, जैसे कि लोग हेट कर रहे हैं, उनके लिए पूर्वाग्रह अपने मन में बना लिए हैं, ठीक है। और भी कई सारे सीरियस जो है अटैक्स लोगों पर हुए हैं अलग अलग पार्ट में हमारे देश में। उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ा, लोगों ने उनको एब्यूज़ किया, उन पर आघात किए, ठीक है, और उनके ऊपर उपेक्षा की गई इस कोरोना वायरस के कारण। यदि हम हेट क्राइम्स की बात करें तो कई सारी तो ऐसी घटनाएं हैं जो रिपोर्ट तक नहीं होती है, अनपब्लिश्ड रह जाती हैं। अब पार्टिकुलर यदि हम स्टडी की बात करें तो इस स्टडी को सामने लाया है द सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी एट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU, ठीक है। और इसको सहायता किया है ICSSR, इसके सहयोग से ही NLU ने ये स्टडी को कंडक्ट किया था। अब ये स्टडी ऐसी जगह पर की गई थी जहाँ पर कोविड-19 का फैलाव बहुत ही ज़्यादा था। तो उस दौरान लोगों को क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा, इसमें हेट क्राइम्स लोगों ने बहुत ज़्यादा सामना किया। कौन से, जो 6 रीजन है ना मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के। मेट्रोपॉलिटन सिटी किसको कहते हैं, जहाँ पर खाली देश के ही लोग नहीं रहते हैं, देश के अलग अलग क्षेत्रों के रहते हैं और विदेशों से भी लोग रहते हैं, और वो जो शहर है ना एक मिक्स्ड कल्चर वाला शहर बन जाता है। तो हेट क्राइम्स जो देखा गया वो मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन कौन सी हैं, मुंबई है, पुणे है, दिल्ली है, चेन्नई है, बेंगलुरु है और हैदराबाद। अब यदि हम बात करें कि कितने लोगों का इंटरव्यू लिया गया, ठीक है, ज़्यादातर जो है इनमें वुमन शामिल थी। कहाँ कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इनका इंटरव्यू लिया गया और इन पर रिसर्च की गई। अब आगे देखते हैं और क्या क्या बातें इसमें कही गई हैं। इसमें बताया गया है कि लोगों ने ऐसी ऐसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया है। लोग रेंट लेने के लिए जब रूम ढूंढ रहे थे, रेंट में रूम को ढूंढ रहे थे रेंट के लिए, तो वहाँ पर भी उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। यदि वो कोई रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो वहाँ पर उनको भेदभाव का सामना करना पड़ा। और यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट के लिए भी, हमें यदि एक शहर से दूसरे शहर जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उस दौरान भी जो है इनको ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा है। हेट क्राइम और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो तो नॉर्थ ईस्ट तो चलो ठीक है, लेकिन ये कॉस्मोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं, इतने ज़्यादा विकसित हैं, शिक्षा में इतने ज़्यादा आगे हैं, वहाँ भी ऐसी बातें देखने को मिल रही हैं। तो हम कॉस्मोपॉलिटन सिटी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे शहर रहते हैं जहाँ पूरे वर्ल्ड से अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग उनके रूप रंग, पहनना ओढ़ना, ठीक है, अलग अलग उनकी संस्कृति और अलग अलग उनकी प्रथाएं रहती हैं, और ये आपस में मिलकर रहते हैं। लोगों ने यहाँ तक सामना किया है कि वो लोग मजबूर हो गए हैं कि हमारी कम्युनिटी के, हमारी जाति के जो रेस्टोरेंट है, अब वहीं जाना पड़ रहा है हमको, क्योंकि भेदभाव का सामना करने से ज़्यादा अच्छा है कि हमारी कम्युनिटी का जो रेस्टोरेंट है वहीं पर हम जाएं। इतना तक उनके ऊपर फोर्स पड़ गया है, इस स्टडी में ये बताया गया है। अब हम एक और चीज़ का सहारा लेते हैं, ठीक है। RRAG, राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, इसने 2020 में स्टडी किया और ये बात इसमें सामने आई, ठीक है। 22 रिपोर्ट इन्होंने की हैं ऐसे केसेस की जो जातिगत भेदभाव पर आधारित थी या फिर हेट से रिलेटेड थी, घृणा से रिलेटेड थी, ठीक है। और इसमें डेट बताई गई है बिटवीन, ठीक है, फरवरी
और मार्च के बीच में, 1 फरवरी और 25 मार्च के बीच में 2020 की ये सारी घटनाएं हैं। यदि हम हाईएस्ट की बात करें कि हाईएस्ट इंसिडेंट कहाँ पर रिपोर्टेड किए गए, तो पहला नंबर आता है मुंबई का। और यदि ओवरऑल हम पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के 78% लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे साथ में ये सब पूर्वाग्रह हुआ है, भेदभाव हुआ है। अब नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ में इसलिए ज़्यादा भेदभाव होता है ना, पूर्वाग्रह बन जाता है, क्योंकि उनका फेस थोड़ा थोड़ा चाइना के लोगों से मिलता जुलता रहता है। तो लोगों को ये लगता है कि ये चाइनीज़ हैं, इन्होंने ही इसको कोरोना को फैलाया है और ये हमें भी संक्रमित करने वाले हैं। अब कोविड-19 के दौरान लोगों ने इतना तक कह दिया है कि ऑफेंसिव और अब्यूसिव लैंग्वेज, ठीक है, ऐसी ऐसी लैंग्वेज तक का सहारा लिया है लोगों को हर्ट पहुंचाने के लिए। तो इस मामले में यदि हम 6 सिटी की बात करें, कॉमन सिटी जहां पर केस ज़्यादा है, मुंबई इसमें पहले नंबर पे रहा 74%, ठीक है। हाईएस्ट ऑफेंसिव और एब्यूसिव लैंग्वेज का यहाँ पर उपयोग किया गया। इसके बाद चेन्नई आता है 72%, पुणे है 67%, दिल्ली है 64%, हैदराबाद है 48%, बेंगलुरु है 43%। तो जितने भी लोगों का इसमें इंटरव्यू लिया गया, उनका ये कहना है कि हमारी पढ़ाई और हमारा जो काम है ना, इसके कारण बहुत ही ज़्यादा हैम्पर हुआ है, बिल्कुल रुक गया है, ऐसे एक्सपीरियंस वो लोग बताते हैं। अब जब नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों से पूछा गया तो बताओ भैया, आप रीज़न बताओ ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, तो उनका ये कहना है कि पब्लिक का एटीट्यूड ही ऐसा है, सोच ही ऐसी है, ठीक है, और वे लोग इस मामले में बिल्कुल इनसेंसिटिव हो गए हैं। लगभग 44% ऐसे आंसर उनको मिलते हैं। अब तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाई है, जो कि 32% के लगभग ऐसे इंसिडेंट हैं, ठीक है। अब लोगों का ऐसा कहना है कि पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। ऐसे कितने प्रतिशत केस हैं? तो लोग जब परेशान होकर इन सब बातों का सामना उन्होंने किया तो पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। ऐसे इंसिडेंट हैं 34%। 34% लोगों ने इस चीज़ का सामना किया है। और हेट क्राइम जो रहा है ना, चेन्नई में सबसे ज़्यादा रहा है 74%। अब हम बात करते हैं इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए इंडिया में क्या कानून बनाए गए या फिर इंडिया ने इसके लिए क्या प्रयास किया। तो जो एमपी है बेजबारूह कमेटी 2014, ये कमेटी क्या कह रही है? कमेटी ने ये कहा है कि हमें कुछ रिकमेंडेशन लाना पड़ेगा और अमेंडमेंट करना पड़ेगा आईपीसी में, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? हमें सैंक्शन के अंतर्गत इन क्रियाकलापों को शामिल करना पड़ेगा, जैसे सेक्शन 153C और 509A, ठीक है। इसके अंदर में क्या क्या शामिल किया गया है, इसमें बताया गया है, ये जो सेक्शन है ना, वो डील करता है यदि आप ऐसे कमेंट्स करते हो, संकेत करते हो, गेस्चर मतलब होता है संकेत करते हो, या फिर कोई भी क्रिया करते हो जो किससे संबंधित है, यदि आप किसी को इंसल्ट करते हो ना, पार्टिकुलर जो जाति से संबंधित व्यक्ति हैं, तो इसके लिए डील करता है 153C और 509A। तो इन अपराधों की यदि हमें रोकना है तो इस कमेटी ने ये सजेस्ट किया था कि देखो, ये जो अफेंस है ना, उनको जेंडर न्यूट्रल और इनको हमें कॉग्निजेबल बनाना है, मतलब लोगों को बेल भी ना मिले, तब जाके ये लोग सुधरेंगे। और इनको सज़ा का प्रावधान रखो 3 साल से लेकर 5 साल तक, ऐसा उस कमेटी ने अपने प्रस्ताव दिए थे। दोस्तों, यदि आप सिर पर हेलमेट लगाते हो और वो हेलमेट आपकी सेफ्टी ना कर पाए, वो पहले ही टूट जाए, तो आप क्या करोगे बताओ। तो ऐसे कई सारे केसेस आ रहे हैं सामने, ऐसा एक एनजीओ का कहना है, और एनजीओ ने इन बातों को लेकर हाई कोर्ट गई थी। अब हाई कोर्ट ने बीआईएस को ये निर्देश दिया है
कि आप इनकी मॉनिटरिंग करिए जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और जो बिक्री हो रही है हेलमेट्स की। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं BIS एक्ट 2016 की। तो BIS एक्ट जो है वो कहता है कि हमें एक इस्टेब्लिशमेंट करना है एक ऐसी बॉडी की जो कि इनसे रिलेटेड जो भी अपराध हैं उनको हम कम कर सकें। तो शुरू में ये सारी चीज़ों की देखरेख कौन करता था? 1986 का एक एक्ट था ना, वो करता था। उसके बाद उसमें उसको रिप्लेस कर दिया गया, 2015 में इस पर अमेंडमेंट किया गया और जो BIS का जो एक्ट है ना वो लागू हुआ था 2017 में। ये क्या काम करता है? कोई भी चीज़ यदि बनाई जा रही किसी फैक्ट्री में या फिर कहीं पर भी उसकी बिक्री होती है तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन प्रदान करना, उसकी मार्किंग करना, उसको सर्टिफिकेट प्रदान करना कि वो बिक्री के या फिर इस्तेमाल के लायक है कि नहीं, उनसे लोगों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। ये सारी चीज़ें BIS की देखरेख में होती हैं। तो ये एक्ट सरकार को पावर देता है कि ये ऐसी एजेंसी या फिर अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि वस्तु या फिर सेवाओं को वेरीफाई करें, ठीक है, और उनको सर्टिफिकेट को इशू प्रदान करें। अब ऐसे प्रोडक्ट जो कि स्टैंडर्ड मार्क को तो बियर करते हैं लेकिन यदि वो इंडियन स्टैंडर्ड में खरे नहीं उतरते हैं तो उन प्रोडक्ट की रिकॉलिंग हो सकती या फिर उनको रिपेयर करके फिर से देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कुछ और भी नए एरिया थे जो इसमें ऐड करे गए हैं, जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस, अल्टरनेट फ्यूल्स, स्मार्ट सिटीज़, ई मोबिलिटी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इंडस्ट्री, ब्लॉकचेन इत्यादि इसमें शामिल की गई हैं। अब इसी के तहत BIS हॉलमार्किंग रेगुलेशन 2018 लाया गया था जिसमें अनिवार्य कर दिया गया था जो प्रीसियस मेटल की ज्वेलरी होती है ना, कीमती ज्वेलरी रहती है, और आर्टिफैक्ट्स जो आभूषण हैं जैसे कि गोल्ड के चाहे सिल्वर के हों उनके ऊपर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, तो इसमें यदि हम पेनाल्टी की बात करें तो यदि ये इसके नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इनके ऊपर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब यदि हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और 5 इसके रीजनल ऑफिसेस हैं जैसे कि कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़ और दिल्ली, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब तरफ में ये फैले हुए हैं। तो जिस NGO ने इसकी शिकायत की है उनका ये कहना है 2019 से लेकर आज तक यदि हम बात करें कि हम कितनी ऐसी शिकायत कर चुके हैं तो लगभग 1400 शिकायत हम BIS के पास कर चुके हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। इनका ये कहना है NGO का कि जो इलीगल और इरेगुलर तरीके से हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है और उनकी सेलिंग की जा रही है, ऐसा उनका कहना है। तो हाई कोर्ट ने कहा है BIS को कि आप हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग की स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग कीजिए और उनकी बिक्री पर भी देख रेख करिए, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि ये बहुत ही चिंता की बात है, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड है ना कंज्यूमर की, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। अब यदि हम बात करें कि कौन से NGO ने ये शिकायत करी है तो उसका नाम है उत्प्रेरित कंज्यूमर फाउंडेशन। तो NGO जो है बहुत अच्छे काम करते हैं, जैसे कि देखो ना वहाँ तक ध्यान आकर्षित करते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को सरकार के सामने रखते हैं, जनता की प्रॉब्लम जो जनता खुद से अपनी बातों को सामने नहीं रख पाती है ना, तो इनका ये कहना है हेलमेट के निर्माण में इलीगल और अनफेयर तरीके से ट्रेड प्रैक्टिस की जा रही है। ठीक है, इसमें गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, गलत घोषणाएं डिक्लेरेशन कर देते हैं उनके द्वारा, खुद के द्वारा। ये लोग जो है चीटिंग और मिसलीडिंग करते हैं कंज्यूमर को, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करके। तो ये पिक्चर आप जो देख रहे हो ना,
जो लड़की है वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है और वो डांस कर रही, ठीक है, बैसाखी मनाते हुए अमृतसर में। ये मंडे की बात, ठीक है। अब यदि हम बैसाखी त्यौहार की बात करें तो ये पंजाब का एक ऐसा त्यौहार है जब किसान अपनी पकी हुई जो रबी की फसल रहती है ना, उसे देखकर खुश होते हैं और बड़े उल्लास के साथ में इस दिन को बड़े त्यौहार के रूप में मनाया करते हैं। कुछ और बातें हैं जो बैसाखी से ही रिलेटेड है, इसलिए इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कि बैसाखी के दिन में ही ना सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में आनंदपुर साहिब में मुग़लों के अत्याचार का मुकाबला करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त इसमें खास बात ये है, इसी दिन सूरज मेष राशि में प्रवेश करता है, जिसे मेष संक्रांति भी कहते हैं। और इसी के कारण लोग जो इस दिन गंगा में स्नान को पवित्र मानते हैं, ठीक है। इसके बाद असम की यदि हम बात करें तो असम में फसल की कंडीशन अलग रहती है। असम में क्या होता है, इस दिन किसान अपनी फसल को काट कर मंडियों में बेच चुके होते हैं, तो इससे जो उनको आय होती है इसी से वे लोग जश्न मनाते हैं और वहाँ इसे वे लोग बिहू कहते हैं, ठीक है। और यदि हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में इसको पोइला बैसाख के नाम से जाना जाता है। दरअसल बंगालियों का ये नया साल है जो वे लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चन करते हैं और एक दूसरे को शुभो नोवो बोरसो कहकर शुभकामनाएं देते हैं। और यदि हम केरल की बात करें तो केरल में इसे विशु के नाम से मनाया जाता है। अब 5वें नंबर की जो न्यूज़ है वो INS विराट से रिलेटेड है। नौसेना का ये जहाज़ है जो कि 2017 में रिटायर्ड हो चुका है। इसी से रिलेटेड कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी। देखो, सरकार ने तो इसको कबाड़ में बेच दिया था, ठीक है, श्री राम जो ग्रुप है, श्री राम जो कंपनी है उसको। अब एक और कंपनी ने एक याचिका दायर करी कि नहीं, हम इसको म्यूज़ियम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, देखो अब वो तो बिक चुका है और 40% टूट फूट का काम उसमें हो चुका है, तो अब हम आपकी याचिका को खारिज करते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। INS विराट के बारे में जब पहली न्यूज़ आई थी तो उस दिन भी हमने INS विराट के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल की थी। आज भी देख लेते हैं ताकि चीज़ें रिपीट होती रहें, और रिपीट होने से ही चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बात की गई है, 226 मीटर लंबा है और 49 मीटर चौड़ा है। ये जब भारतीय नौसेना में शामिल हुआ उसके बाद पहली बार 1989 में ऑपरेशन जुपिटर में पहली बार इसको श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए ऑपरेशन में हमने लाए थे। और 2001 में भारतीय संसद पर जब हमला हुआ उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया, यहाँ पर भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो विराट ने 6 दशक 60 साल से भी ज़्यादा समय समुद्र में काटे हैं। इस दौरान इसने दुनिया के 27 चक्कर लगाने में लगभग 10 लाख किलोमीटर का सफ़र किया था, ठीक है। INS विराट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, ये हमको ध्यान रखना। और यदि इसके रिटायरमेंट की बात करें तो इसको सेवा से रिटायर किया गया 6 मार्च 2017 से। भारत ने इसे ख़रीदा था ब्रिटेन से। उस वक्त इसका जो नाम था ना HMS हरमीज था। ब्रिटानी रॉयल नेवी के साथ विराट ने फॉकलैंड युद्ध में भी काम किया था। तो अब हम उन कंपनियों के नाम देख लेते हैं जो इसका डिसमेंटलिंग का काम कर रही है। तो ये एक शिप ब्रेकर कंपनी है, शिपों जहाज़ को तोड़ने का काम करती है, श्रीराम ग्रुप इन गुजरात। अब जो याचिका दायर की थी, पिटिशनर कौन था? एविटेक मैरीन कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। इनका ये कहना था कि इसको ब्रेकिंग ना किया जाए, हम यहाँ पर म्यूज़ियम बनाएंगे ताकि ये जो विराट है ये ज़िंदा रह सके और इसके साथ साथ में कमाई भी हो सके और टूरिज्म को हम बढ़ावा दे सकें, ऐसा एविटेक प्राइवेट लिमिटेड का कहना था। और इसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी।
अब जब ये कंपनी हाई कोर्ट में गई थी तो हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि आप सरकार से बात करिए, आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास जाइए। जब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास गए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कहा कि आप उस कंपनी से खुद बात कर लीजिए, क्योंकि हमें तो उसने पैसा दे दिया है, ठीक है, तो आप उससे फिर से ख़रीद लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सरकार का कहना था। तो उस यार्ड का नाम आप जान लीजिए, उस यार्ड का नाम है अलंग यार्ड, जहाँ पर इसकी तोड़फोड़ डिसमेंटलिंग का काम हो रहा है। और इसकी उम्र की यदि बात करें तो ये 67 साल पुराना है ये जहाज़, ठीक है। इसने लगभग 3 दशक तक सर्विस दी है इंडिया को। इसके बाद वाली न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट में देखो, सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व प्रमुख हैं सैयद वसीम रिजवी। इन्होंने एक याचिका दायर की थी कि कुरान से 26 आयतों को हटा दिया जाए, क्यों से कि इनका इस्तेमाल, इन आयतों का इस्तेमाल करते हैं आतंकवादी लोग, ठीक है, ऐसा उनका कहना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। मना बिल्कुल सही किया है, क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट इसका ऑर्डर दे देती ना तो फिर से जो दंगे फसाद हैं वो भड़क जाते। देखो, जो बात ये कह रहे हैं, जो याचिका इन्होंने दायर की है, वो खुद एक मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम भी 2 भाग में डिवाइडेड है। और जब इन्होंने याचिका दायर की थी ना तो उसी टाइम ही बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा था मुस्लिम समाज की ओर से। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो बिल्कुल ठीक किया है, उनकी याचिका को खारिज कर दिया है और उल्टे उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया है। अब इसके बाद वाली न्यूज़ है फ्रांस से है। फ्रेंच के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं वो इंडिया आने वाले हैं, ऐसी एक न्यूज़ आई है, ठीक है। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो है जीन यावेस डी ड्रैन की, जो कि फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो दोनों देश सामने रखने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों ही देश बायलैटरल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंडो पैसिफिक एरिया भी कवर होगा और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड चीज़ें भी इसमें बात होने वाली हैं, जिसमें इंडिया के 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर। इसमें एक बात सामने आई है एरिया फार्मूला की। तो एरिया फार्मूला की जो मीटिंग होती है वो एक प्रकार से इनफॉर्मल तरीके की होती है, जिसमें क्या होता है, कोई एक मेंबर, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल को ऑर्डर देता है ताकि जो मीटिंग है वो प्लेसमेंट हो सके, मीटिंग की प्लेसिंग हो सके। इसके लिए एरिया फार्मूला मीटिंग रखी जाती है। तो इंडिया ने इस एरिया फार्मूला मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। इसके साथ साथ में 15 और मेंबर भी रहे थे। इसमें क्या क्या बातें हुई, जैसे कि जो विवादित जो एरिया है ना, कॉन्फ्लिक्ट जोन है, विवादित और भी जो मुद्दे हैं उन पर बातें रखी गई थी, ठीक है। और जो रिजर्वेशन है ना, उसके फॉर्मेट के बारे में भी इसमें बातचीत हुई थी। और इसमें इंडिया ने ये कहा था कि ये एरिया फार्मूला मीटिंग्स है ना, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया है जो बिगेस्ट ग्लोबल प्लेयर हैं उनके द्वारा। अब इसमें और कुछ बातें बताई जाती हैं यूएन से रिलेटेड, जैसे कि 8 मार्च को वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर एक मीटिंग रखी गई थी। तो इसमें मात्र 3 देश थे जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया, इंडिया, रसिया और चाइना। इसमें अन्य जो 12 मेंबर हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें फ्रांस भी शामिल, ठीक है। इसके बाद एक और मीटिंग हुई थी क्रीमिया से रिलेटेड, ठीक है। क्रीमिया से रिलेटेड जो मीटिंग हुई थी वो 12 और 17 मार्च को हुई थी। और इसमें हुई असली टेस्टिंग इंडिया की, क्योंकि ये जो इशू है ना, रसिया के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। इंडिया कहता तो है ना कि मल्टीलेटरल डेमोक्रेसी, तो उसकी असली टेस्टिंग यहाँ पर हुई थी।
अब ये ऐसे समय में हमारे देश में आ रहे हैं जबकि राफेल डील से रिलेटेड जो मुद्दा है ज़ोर शोर से चल रहा है। क्या है ये मुद्दा, हम पहले ही देख चुके हैं। राफेल बनाने वाली एक फ्रांस की कंपनी है डसाल्ट एविएशन, ठीक है। यहाँ से हम 36 जेट खरीदने वाले हैं, जिसमें से 14 हम खरीद चुके हैं। तो इसमें वहाँ की एक जांच एजेंसी ने ये पाया है कि जो जहाज़ बनाने वाली कंपनी है ना, उसने इंडिया का जो एक मीडिएटर है, ठीक है, सुसेन गुप्ता की एक कंपनी है, उसको 1 मिलियन यूरो की घूस दी गई, ठीक है, रिश्वतखोरी की गई इसमें। और जो टोटल सौदा है 7 मिलियन यूरो का है। इसकी डील साइन हुई थी 2016 में। और जो सुसेन गुप्ता है ना, वो पहले से ही विवाद में रहे हैं। अगस्टा वेटलैंड हेलीकॉप्टर से रिलेटेड वो विवाद में रहे थे। और उनके ऊपर ये भी आरोप है कि इन्होंने इंडिया से कुछ क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स हासिल करे और उन डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर उन्होंने डसाल्ट एविएशन को दिए हैं, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं रायसीना डायलॉग की। तो रायसीना डायलॉग को होस्ट करता है इंडिया, ठीक है। इंडिया ये चाहता है कि हमारे देश के जो संबंध है ना बाकी देश के साथ में भी बने रहें। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। इससे क्या है, इसका ये मुख्य उद्देश्य है जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक मुद्दों पर इसमें बातचीत की जाती है। और ये हर साल आयोजित किया जाता है, ठीक है। मतलब पॉलिटिकल मुद्दे इसमें उठाए जाते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड मुद्दे इसमें उठाए जाते हैं। और यदि हम इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन करता है ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इसको आयोजित करता है। तो इसमें बहुत सारी पार्टीज हिस्सा लेती हैं, जिसमें कि नीति बनाए जाते हैं, निर्णयकर्ता शामिल होते हैं। और जो हितधारक है ना, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि, वो लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। राजनेता आते हैं, पत्रकार आते हैं, उच्च अधिकारी आते हैं, और उद्योग और व्यापार जगत के भी जो मेन हस्तियां हैं उनको यहाँ पर शामिल किया जाता है, ताकि उनकी समस्याओं को समझ सकें। इसके अलावा अन्य देशों के जो विदेश है, रक्षा है, वित्त मंत्री हैं, इनको भी इसमें शामिल किया जाता है। अब यदि हम ORF की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में, और ये नई दिल्ली में स्थित है, जो कि एक स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में काम करता है। अब यदि हम रायसीना डायलॉग के उद्देश्यों की बात करें तो पूरा एशिया को हम कैसे एक कर सकते हैं, एकीकरण कैसे लाया जा सके, ठीक है। और जो बचा हुआ विश्व है उसके साथ साथ में एशिया के बेहतर समन्वय हेतु जो संभावनाएं हैं, जो अवसर हैं, उनको हम तलाशने का काम करेंगे। तो इसमें बहुत सारी पार्टी हिस्सा लेती हैं, बहुपक्षीय सम्मेलन है, और जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ये संबोधित करने का काम करता है। अब यदि हम बात करें कि रायसीना का नाम रायसीना डायलॉग ही क्यों पड़ा, तो चूँकि इसका जो मुख्यालय है ना रायसीना पहाड़ी मतलब साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए इसे रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है। ये है भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय। रायसीना डायलॉग से भारत को क्या लाभ होगा, तो देखो वही बात है कि पूरा एशिया को हम कैसे एक कर सकते हैं। जो दूसरे देशों के साथ हमारे देश के जो संबंध खराब हो रहे हैं, देश जो चीन के करीब जा रहे हैं, उनको हम कैसे मना सकते हैं, पाकिस्तान के साथ हम रिश्ते को कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो इन सभी बातों से निपटने के लिए रायसीना डायलॉग इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो रायसीना डायलॉग का उल्लेख यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि ये जो फ्रांस के विदेश मंत्री हैं ना, वो इसमें भाग लेने वाले हैं। इसके साथ साथ में ये तो रहेंगे ही, एस जयशंकर से बातचीत करेंगे। इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं ना, मारिस पायने, इनके साथ में मिलकर रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा ये प्रकाश जावड़ेकर से भी मिलने वाले हैं, जो कि हमारे पर्यावरण और फॉरेस्ट क्लाइमेट मिनिस्टर हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन से रिलेटेड है। देखो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कितने ज़्यादा मजबूत हैं, ये इस बात से पता चलता है कि हमारी देश की सेना और बांग्लादेश की सेना आपस में मिलकर अभ्यास कर रही हैं। तो इस अभ्यास का नाम शांतिर उग्र सेना नाम रखा गया है, और ये जो थी ना 10 दिन की थी।
तो यहाँ पर हिस्सा लिया था हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे ने। यदि हम इसकी थीम की बात करें तो रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन, मतलब स्ट्रॉन्ग पीस कीपिंग कैसी हो सके हमारे एरिया में, ये इसकी थीम रखी गई है। और किन किन देशों ने इसमें हिस्सा लिया है? इंडिया की आर्मी, रॉयल भूटानीज आर्मी, श्रीलंकन आर्मी, बांग्लादेश आर्मी। ठीक है, इतने देश। और इसमें कुछ ऑब्जर्वर कंट्री भी आई थी जो इसको देख रेख कर रही थी, जैसे यूएस, यूके, रसिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, कुवैत और सिंगापुर। इसका यदि हम एम की बात करें तो डिफेंस की जो आपसी टाई है एक देशों के दूसरे देशों के साथ में, जो संबंध है ना, उसको मजबूत करना। ठीक है, इंटर ऑपरेबिलिटी को इन्हेंस करना जो नेबरिंग कंट्री है उनके बीच में, और पीस कीपिंग ऑपरेशन को इफ़ेक्टिव तरीके से इंश्योर करना। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है चाइना और श्रीलंका के रिलेशन से रिलेटेड है। चाइना ने $500 मिलियन का लोन श्रीलंका को दिया है। देखो, अब इससे तो चाइना और श्रीलंका की जो संबंध है ना वो मजबूत होते हुए दिखाई देते हैं। अब श्रीलंका को चाइना के पास क्यों जाना पड़ा? क्योंकि इंडिया से भी उसने यही बात कही थी कि कोरोना के चलते हमारा जो विदेशी रिजर्व है ना वो कम हो रहा है, इसलिए आप हमें लोन दीजिए। इंडिया ने जब इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो मजबूरी में श्रीलंका को चाइना के साथ में ये काम करना पड़ा। तो ये जो 500 मिलियन का जो लोन है ना, ये श्रीलंका को दूसरी इंस्टॉलमेंट है। एक इंस्टॉलमेंट ये ले चुका है अभी। 1 बिलियन तो ये पहले ही ले चुका हमारे 2020 में, और अभी इसने लिया है लगभग $500 मिलियन। तो श्रीलंका को चाइना की तरफ से अप्रूवल मिल गया था, उसके बाद ही ये लोन की सेकेंड इंस्टॉलमेंट आई है। टोटल जो लोन है वो $1.5 बिलियन का इसको अप्रूवल मिला था। अब यदि हम बात करें करेंसी स्वैप फैसिलिटी क्या होती है, तो इसमें दो देशों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, और ट्रांजैक्शन ऐसा होता है कि दोनों की अलग अलग अपनी अपनी करेंसी में उसको देंगे उतना ही वैल्यू जिनका उतना सौदा हुआ है। ठीक है, तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि इनका जो सौदा है ना वो खाली डॉलर में ही हो। श्रीलंका अपनी करेंसी में दे सकता है, चीन अपनी करेंसी में दे सकता है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है सेम ही होना चाहिए, ऐसा इसमें कहा जाता है करेंसी स्वैप स्कीम के अंतर्गत। कितना ज़्यादा लोन चाइना श्रीलंका को दे रहा है आप सोचिए। बीजिंग में जो स्थित है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, इसने $180 मिलियन फरवरी में सैंक्शन कर दिया था। और यदि हम पास्ट की बात करें ना, तो श्रीलंका ऑलरेडी से 5 बिलियन का देनदार है। 5 बिलियन का कर्ज चाइना के ऊपर चाइना को देना है श्रीलंका को। ठीक है, तो चाइना का ये कहना है हम आपको हर कंडीशन से बाहर निकालेंगे। कोविड-19 के लिए जितना हो सके उतनी सहायता हम करेंगे कोविड-19 से फाइट करने के लिए, ऐसा चाइना का कहना है। अब श्रीलंका के साथ दिक्कत ये आ गई है कि पेंडेमिक के कारण बहुत ही ज़्यादा इनका जो फॉरेक्स विदेशी जो मुद्रा या भंडार है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। और दूसरी बात, इनकी जो रुपया है करेंसी चल रही है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। कहाँ तक पहुँच गई थी? 203। $1 के बदले में 203 रुपया इनको देना पड़ रहा था, इतना ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हो गई थी। इनका एक्सपोर्ट कम हो गया था, और जो टूरिज्म सेक्टर से श्रीलंका की अर्निंग होती है ना वो भी डाउन हो गई थी। इसी के चक्कर में इनको ये कदम उठाना पड़ गया है। तो इंडिया ने तो श्रीलंका को बोला था कि हम आपको $400 मिलियन को स्वैप फैसिलिटी के माध्यम से RBI के द्वारा देंगे, लेकिन बाद में कोई इंडिया ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया ना, तो श्रीलंका को मजबूरी में ये काम करना पड़ा। इसके बाद वाली न्यूज़ पाकिस्तान है। पाकिस्तान से ही जो इमेज आप देख रहे हैं ये अब्दुल रहमान की इमेज है, जो कि वहाँ के ह्यूमन राइट्स के आइकॉनिक रह चुके हैं। अब्दुल रहमान जिनकी डेथ हो चुकी है, वो एक एडवोकेट थे इंडो पाक पीस प्रोसेस के।
तो इनको एक बात आप ये रखिए याद कि इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, ये एक जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए। इसी के चक्कर में इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया था। इनकी उम्र 90 साल की थी। और भी यदि हम इनके कामों के ऊपर नज़र डालें तो इनका एकदम बोल्ड स्टैंड था, मजबूत स्टैंड था, विरोध वाला। ठीक है, पाकिस्तान की जो फोर्स है ना, उसने जो एट्रोसिटी की थी कहाँ पर, बांग्लादेश में 1971 में, जो हत्याएं सेना के द्वारा वहाँ पर की जा रही थी, मार्शल लॉ जो लाया गया था, ठीक है, जनरल जिया उल हक के द्वारा, और इमरजेंसी जो यहाँ पर इम्पोज की गई किसके द्वारा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के द्वारा। ऐसे बहुत सारे इन्होंने काम करे, जैसे कि जो माइनॉरिटी के राइट्स रहते हैं ना, जिनका हनन किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, उनके लिए भी ये लड़ाई लड़ते रहे थे। अब यदि हम इनकी सर्विस की बात करें तो ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक, पाकिस्तान, इन्होंने कब से कब तक इसमें सेवा दी, 1990 से 2008 तक इन्होंने सेवा दी। और ये सेक्रेटरी जनरल भी रहे 2008 से लेकर 2016 तक। इनको टाइटन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से यहाँ पर जाना जाता था, ये मशहूर थे। और भी कुछ अच्छी बातें इनके बारे में ये कही जाती हैं कि ठीक है, वहाँ पाकिस्तान के द्वारा जो भी इंडियन फिशरमैन हो, चाहे वहाँ पर कोई कैदी हो, इनके बारे में जो अपना स्टैंड ये जो रखते थे ना, सही स्टैंड, बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी मुखर आवाज़ बनकर ये उनकी सामने आते थे। अब इसमें एक केस का उल्लेख किया जाता है कि हामिद अंसारी 33 साल के एक व्यक्ति थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जिन्होंने पाकिस्तान की यात्रा की थी 2012 में। ठीक है, एक लड़की से मिलने के लिए, जिनसे उनकी बातचीत हुई रही होगी ऑनलाइन, लेकिन जब ये वहाँ पर गए तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था, ऐसा मान के कि ये इंडिया के जासूस हैं। ठीक है, लेकिन फिर बाद में वहाँ के जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं ना, और ये भी थे अपने अब्दुल रहमान, इन्होंने मिलकर उनको जेल से रिलीज़ करने में सहायता की थी। अब इनकी पुरानी लाइफ की हम बात करें तो एम.आर. जो रहमान थे, उनका जन्म हुआ था हरियाणा में। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। इसके बाद ये चले गए पाकिस्तान। ठीक है, जब वो वायलेशन हो रहा था ना, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तभी कहा जाता है कि वहाँ चले गए थे। तो जब भी इंडिया और पाकिस्तान की पीस से रिलेटेड बात होती थी तो ये ज़रूर सामने आते थे। इसी के चक्कर में इनको 2004 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया।